नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी। हमारा आज का टॉपिक है जापान के संविधान की विशेषताएं, भाग 2। तो हमने जापान के संविधान की भाग 1 में 5 विशेषताएं देखी थी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम और हम अगली विशेषताएं देखेंगे। जो पहले हमने विशेषताएं देखी थी वो देखी थी जन संप्रभुता पर आधारित संविधान, लिखित और अपेक्षाकृत संक्षिप्त संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान और लोकतंत्रीय आदर्शों का मूर्त रूप। तो आज हम उसकी अगली विशेषताएं देखेंगे। तो अगली विशेषताएं हैं, हम बात कर रहे हैं 3 मई 1947 को जो जापान का संविधान लागू हुआ, जिसे शोवा संविधान भी कहते हैं, उसकी छठी मौलिक विशेषता है मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। जापान के संविधान के तीसरे अध्याय में अनुच्छेद 10 से लेकर अनुच्छेद 40 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अमेरिकी राजनीतिज्ञों द्वारा निर्मित होने के कारण संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख स्वाभाविक ही था। जापान के संविधानों के अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों का अमेरिकी संविधान से भी ज़्यादा विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुसार जापान के नागरिकों को 7 प्रमुख अधिकार हैं। ये अधिकार हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और मौलिक भौतिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। अधिकारों के संबंध में एक विशेष बात यह है कि अधिकारों के क्रियान्वयन की व्यवस्था करते हुए न्यायालयों को उनका उतना स्पष्ट संरक्षक नहीं बताया गया है जितना कि भारत में है। हम सब जानते हैं कि भारत में न्यायपालिका को अनुच्छेद 32 और 226 के तहत विशेष अधिकार है, जिससे अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो न्यायपालिकाएं रिट जारी कर सकती हैं। तो हम देख सकते हैं कि जापान के संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी हैं, लेकिन उनका विशद वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन अगर परीक्षा में ये सवाल आए कि क्या जापान के संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य भी है, तो उसका उत्तर होना चाहिए कि हाँ, मौलिक कर्तव्य भी है। अगली विशेषता है एकात्मक शासन। मेइजी संविधान की भांति ही जापान के वर्तमान संविधान द्वारा भी जापान में एकात्मक शासन की स्थापना की गई है। ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस की भांति जापान का संविधान के शासन की समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार को सौंपी गई है। केंद्रीय सरकार प्रशासनिक सुविधा और कुशलता की दृष्टि से कुछ शक्तियां इकाइयों को दे सकती है, लेकिन इन इकाइयों की शक्तियों का अस्तित्व केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। सारे देश के लिए कानून निर्माण हेतु एक ही डाइट या संसद है और सारे देश पर शासन चलाने के लिए एक ही मंत्रिमंडल है। जापान में एकात्मक शासन व्यवस्था कुशलता के साथ काम कर रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान में एकात्मक शासन व्यवस्था है। अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि जापान में एकात्मक शासन व्यवस्था है या नहीं, तो इसका उत्तर होना चाहिए कि एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगली विशेषता है संसदीय शासन। तो जापान में संसदीय शासन व्यवस्था है। हालांकि अमेरिकी राजनीतिज्ञों द्वारा जापान का संविधान बनाया गया था, लेकिन वहां अमेरिका के समान अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वरन ब्रिटेन के समान ही संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। आपको पता है कि दुनिया में संसदीय शासन व्यवस्था की जननी ब्रिटेन को माना जाता है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था में हम जानते हैं कि संसद प्रधान होती है और कार्यपालिका जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का कार्यकाल जो है निर्धारित होता है। जापान के अंतर्गत एकात्मक शासन के सारे लक्षण विद्यमान हैं। जापान का सम्राट ब्रिटेन के सम्राट की भांति ही कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है और वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल में ही निहित है। वहाँ पे जापान जिसे मंत्रिमंडल को डाइट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। डाइट क्या है? जापान की संसद है, अर्थात विधानमंडल है। प्रधानमंत्री के लिए डाइट का सदस्य होना अनिवार्य है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अनुच्छेद 66 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक रूप से डाइट के प्रति उत्तरदायी होगी। संविधान में यह कहा गया है कि यदि डाइट का निम्न सदन प्रतिनिधि सभा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करता है, तो ऐसी स्थिति में जो है यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो अन्य किसी तरीके से मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करे तो समस्त मंत्रिमंडल को अपना त्यागपत्र देना होगा। इस प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था के सभी प्रमुख लक्षणों को जापान में अपनाया गया है। तो एक विचारक हुए हैं क्विंटले और टर्नर, वो ये कहते हैं कि ब्रिटिश पद्धति के अनुरूप ही अपनाई गई संसदीय व्यवस्था जापान के शासन की मुख्य विशेषता है। जापान की संसदीय व्यवस्था की विशेष बात यह है कि सभी मंत्रियों के लिए व्यवस्थापिका
या डाइट का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, जैसे कि ब्रिटेन और जापान में है। तो आप इसको ध्यान रखें, क्योंकि ये परीक्षा में जहाँ तुलना होती है वहाँ क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने भारत और ब्रिटेन में देखा है, प्रधानमंत्री और अधिकांश मंत्री जो है वो संसद के सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन जापान में यह अनिवार्यता नहीं है। तो इसको ध्यान में रखें। अगली विशेषता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। 1947 का जो नवीन संविधान था, उससे पहले का जो संविधान था, जिसको मेइजी संविधान कहा जाता है, वो क्या था? धर्माचार्य राज्य था। तब जापान में तब शिंटो धर्म को ही राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त थी। शासन की ओर से शिंटो धर्म को पूर्ण प्रोत्साहन दिया जाता था और प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी सम्राट को ही धर्म का अध्यक्ष माना जाता था। किंतु जो नया संविधान आया 3 मई 1947 के बाद, उसमें नवीन संविधान के द्वारा जापान में भारत की तरह ही उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपनाया गया है। अब सरकार की दृष्टि से सारे धर्म समान है और जापान राज्य तथा सरकार का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। सभी नागरिकों को अपनी इच्छानुसार धर्म का पालन तथा प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। राज्य का ना तो कोई विशेष धर्म है और राज्य न ही किसी धर्म को प्रोत्साहित करता है। धर्मनिरपेक्षता का यह आदर्श आधुनिक युग की प्रवृत्तियों के अनुकूल ही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान में धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगली विशेषता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। अब आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ही जापान का संविधान बनाया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अनुकरण करते हुए जापान में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सर्वोच्च न्यायपालिका को अपनाया गया है। न्यायपालिका शासन का एक स्वतंत्र अंग है और उस पर व्यवस्थापिका या कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं है। जापानी संविधान के अनुच्छेद 76 से 86 तक में न्यायपालिका की रचना तथा शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 76 में ये कहा गया है कि न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करने में बिल्कुल स्वतंत्र होंगे और केवल उस संविधान द्वारा कानून का ही पालन करेंगे। न्यायिक संगठन के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में स्वयं नियम निर्माण करने का अधिकार है। जापान की न्यायपालिका की एक और भी विशेषता है, और वो ये विशेषता है कि यद्यपि न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिमंडल करता है, परंतु इन नियुक्तियों की पुष्टि लोक निर्णय के अंतर्गत जनता द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस व्यवस्था के समर्थक ये मानते हैं कि न्यायाधीश जो है जन इच्छा के प्रतीक बन जाते हैं, किंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे जो है वो न्यायपालिका जो है अगर न्यायाधीश इस व्यवस्था से न्यायाधीशों के दलीय राजनीति में फंसने और उससे उनकी स्वतंत्रता पर आघात पहुंचने की भी आशंका रहती है। संविधान के 81वें अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अंतिम न्यायालय है और उसे किसी भी कानून, आदेश, व्यवस्था तथा सरकारी कार्य की संवैधानिकता की निर्णय करने का अधिकार है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान की न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। भारत और अमेरिका की भांति ही जापान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 81 में ये व्यवस्था की गई है। तो न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिकी शासन व्यवस्था का लक्षण है, तो भारत का भी लक्षण है और जापान में भी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से अन्य विशेषताओं को अगर हम देखें तो युद्ध का परित्याग किया गया है। सन 1947 में संविधान की सर्वाधिक मौलिक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध को त्यागने की घोषणा की गई है। जापान ने स्वयं ही नागासाकी और हिरोशिमा के बाद युद्ध के दुष्परिणाम देखे थे। अमेरिकी राजनीतिज्ञ भी ये चाहते थे कि वे जिस देश के संविधान का निर्माण कर रहे हैं और भविष्य में वो युद्ध के मार्ग पे नहीं जाए, इसीलिए जापान के संविधान में ही लिख दिया गया है कि युद्ध का परित्याग जापान करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के उच्च आदर्श को स्वीकार करते हुए संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि हम जापानी लोग संपूर्ण कालों में शांति के आकांक्षी हैं। हम स्वीकार करते हैं कि संसार की समस्त जातियों को भय से मुक्त होकर शांतिपूर्वक रहने का अधिकार होना चाहिए। संविधान के 9वें अनुच्छेद में ये कहा गया है कि न्याय और व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की कामना करते हुए जापानी लोग राष्ट्र के सर्वोच्च अधिकार के रूप में युद्ध का तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपटारे के लिए बल अथवा धमकी के प्रयोग का सदा के लिए परित्याग करते हैं। इसी तरह से दोहरी प्रणाली का अंत तथा नागरिक शासन की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री अनिवार्यतः असैनिक होंगे, ऐसा अनुच्छेद 66 में कहा गया है। स्थानीय शासन की व्यवस्था भी अनुच्छेद 92 से 95 तक की गई है।
अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि स्थानीय संस्थाएं वाद विवाद के लिए संस्थाएं स्थापित करेंगी और अनुच्छेद 94 के अनुसार स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को अपने क्षेत्र में कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जापान के संविधान में ये विशेषताएं मौजूद है और जापान का संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के निरीक्षण में इसका प्रारूप तैयार किया गया था, फिर भी जापान के अधिकार जनता की इच्छाओं का संविधान को प्रतिबंधित करते हैं तथा एक लोकतांत्रिक ढांचे की स्थापना की गई है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जापान में राज्य की ओर से शिक्षा, संविधान में राज्य की ओर से शिक्षा की व्यवस्था की गई है। पारिवारिक मामलों में स्त्री व पुरुष की समानता को स्थापित किया गया है। उत्तराधिकार के विषय में परिवार के सभी सदस्यों के समान अधिकार हैं। जापान की शासन व्यवस्था के प्रसिद्ध लेखक जॉन एम मेकी ने लिखा है कि वर्तमान संविधान के अंतर्गत जापानी जनता को शांतिपूर्वक लोकतंत्रात्मक क्रांति की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त हो सकेंगे और इस प्रकार पुराने सर्वसत्तावाद को पुनः स्थापित करने से रोका जा सकेगा तथा जापान नए भयंकर युद्ध के विनाशकारी परिणामों से बच सकेगा। तो इस प्रकार हमारा ये महत्वपूर्ण टॉपिक जापान के संविधान की विशेषताएं जो है वो पूरा हुआ। तो आप इस टॉपिक को तैयार करें। इस टॉपिक पर परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और छोटे और बड़े दोनों ही तरह के प्रश्न आते हैं। और जैसे कि उगते हुए सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है, तो उसका उत्तर जापान है। इसी तरह से अन्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि जापान में एकात्मक शासन व्यवस्था है क्या? एशिया में किस देश ने संसदात्मक शासन पद्धति को सबसे पहले अपनाया? तो उसका उत्तर जापान है। तो जापान एक प्रगतिशील देश है, इसलिए जापान के संविधान की विशेषताएं भी आपको पढ़नी चाहिए। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि डाइट का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, लोक निर्णय का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, संविधान की संशोधन प्रणाली विशिष्ट है और किस तरह से नवीन संविधान कब कब निर्मित किया गया, उसे कैसे लागू किया गया। और दूसरी बात ये कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है जापान, तो वो संविधान में ही उल्लेखित किया गया है। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्थाएं और सबसे बढ़कर युद्ध के परित्याग की नीति को संविधान में ही शामिल कर दिया गया है। तो आप इस टॉपिक को तैयार कीजिए और इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं छोटे बड़े दोनों को ही तैयार कीजिए। और ये इसलिए जापान का संविधान देखने में पढ़ने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें अक्सर कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। तो उसको आप तैयार करें और कोई दिक्कत आए तो हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। ऑल द बेस्ट।